Hello students and welcome to Paragon classes. तो आज के हम अपने लेक्चर में वेक्टर्स चैप्टर जो ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूएशन में है उसमें नया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। पोजीशन वेक्टर इन 3D मतलब 3 डायमेंशनल एंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी वेक्टर्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर इन 3D दिखाता हूँ। ये आपके सामने 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देंगे कि 3D में वेक्टर क्या होता है। अब तक आप जो देख चुके हो वो 2 डायमेंशनल वेक्टर था। मैं याद दिला दूं बच्चों को, यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम की हेल्प से याद दिलाता हूं। आपने ऐसा देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने बनाया था तो ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, और आप ये ओरिजिन था और आपने एक्स में ऐसे पॉइंट्स ग्राफ अगर बना था और वाई में ऐसे पॉइंट्स थे तो एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट को प्लॉट किया था एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, और ये जो जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक्स वाई प्लेन कहलाता था। तो यहाँ से अगर आप एक वेक्टर बनाते थे, ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आप एक वेक्टर यहाँ से बनाते थे, तो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो है लेकिन 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर एक 2 डायमेंशनल प्लेन में बना हुआ है, एक सरफेस पर बना हुआ है। और वो प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। प्लेन का मतलब एक सरफेस। ये जो बोर्ड का सरफेस आपको दिख रहा है ये एक प्लेन है। आपकी कॉपी पर वेक्टर बनता है ये जो एक्स वाई प्लेन में बनता है। जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो अपनी कॉपी में वो 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है, एक्स वाई प्लेन होता है। उसमें आप सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही लोकेट कर सकते हो। तो ये हमने डिटेल में कर लिया था, कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो डायग्राम्स, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉपी में आप 3D बना ही नहीं पाओगे। आपकी कॉपी का जो पेपर है या बुक का जो पेपर है वो 2 डायमेंशनल ही है। लेकिन अगर असल में आपको 3D वेक्टर समझना है तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ सकता है। आप ये जो देख रहे हैं ये जो जगह है, ये ओरिजिन, आप इसे अपने जिस रूम में भी आप बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर सपोज कर सकते हैं। और 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही है रियलिटी में, कि आपका ये जो ओ जहां मैंने पॉइंट लिखा है वो रूम का नीचे एक कॉर्नर है, और उस कॉर्नर से आपके 3 एजेस निकल रहे होंगे। एक एक्स एक्सिस कहलाएगा, जो आपकी ये जो नीचे ये जो जगह दिखाई दे रही है जहां पर ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन बनी है और ये पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट, यहाँ x और y प्लॉट होंगे। ये आपका जहां मैंने पॉइंट और x y लिखा है ये आपका वो फ्लोर है, वो फर्श है जिस पर आप बैठे होगे, या आपका फर्नीचर रखा है, कुर्सी रखी है जिस पर आप बैठोगे, बेड रखा है जिस पर आप बैठोगे। और एक्स वाई पॉइंट आपके इस फ्लोर पर प्लॉट हो सकता है। तो ये आपकी एक वॉल है और ये आपका फ्लोर है। इस वॉल और इस फ्लोर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जहां वॉल और फ्लोर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, वो एज एक्स एक्सिस कहलाती है। फिर यहां पर एक और वॉल है, ये वॉल भी फ्लोर से ज्वाइन हो रही है, और जिस एज पर ये वॉल और फ्लोर ज्वाइन हो रहे हैं वो वाई एक्सिस कहलाता है। और आपकी जो जमीन है, फ्लोर है आपके रूम का, वो एक्स वाई प्लेन है।
और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये एज जहां पर ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाली एज आपकी कहलाती है जेड एक्सिस, जो आपके रूम की हाइट है। तो रियलिटी में रूम के किसी भी कॉर्नर को आप ओरिजिन मान के फ्लोर और वॉल को ज्वाइन करने वाली एजेस को एक्स और वाई मान सकते हो। तो आप इसमें एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस में पॉइंट गिन के प्लॉट करोगे, वाई एक्सिस में पॉइंट प्लॉट करोगे, और उनकी एक्स में जो यहाँ से ऐसे और वाई में यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ पर आपका फ्लोर पर आप चौक से मार्क कर सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ प्लॉट करने के बाद अगर आप जेड एक्सिस में उसको कुछ हाइट तक ले जाते हो, तो ये फ्लोर पर जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट प्लॉट किया गया था एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, वो फ्लोर से कुछ हाइट पर जाएगा, और जेड एक्सिस में जितना कहा गया उतनी हाइट से यहाँ से इसको ऐसे मिलाया जाएगा। तो ये आपका पॉइंट जो हवा में होगा इस समय, वो कहलाएगा एक पॉइंट जो आपने प्लॉट कर दिया है 3D सिस्टम में। और एक्स कोऑर्डिनेट भी है उसमें, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जिसकी वजह से एक्स वाई में प्लॉट हुआ था, और फर्श से यानी फ्लोर से ऊंचाई पर, वर्टिकल ऊंचाई पर ये उठ गया है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ उठा है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद अब इस पॉइंट के आपके पास जो हवा में पॉइंट है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और जेड। तीनों को अलग अलग कलर्स से दिखाया गया है, उसी तरह से जैसे मैं अभी आपको दिखाता रहता हूं। तो मैं इन मार्क्स को हटा देता हूं, जिससे डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा सा हो जाए और समझने में आसानी हो। अब आपको दिखाते हैं कि अगर ये पॉइंट हवा में जो प्लॉट किया है आपने, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वेक्टर आर है। ये बात आप समझ लें कि यहाँ डायग्राम में ऐसा भले ही लग सकता है, वैसे लगना चाहिए नहीं, लेकिन लग सकता है कि ये एरो जो है वो इस दीवार पर बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एरो हवा में है और हवा में प्लॉट किए गए इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है ओरिजिन से। तो ये एरो एक 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है 3D में। और अच्छा समझने के लिए फिर से यहां पर आते हैं सेकंड। यहां पर इसमें बस इतना थोड़ा सा फर्क दिख रहा है कि इस वाले को इन्होंने वाई एक्सिस मान लिया है, इस वाले को एक्स एक्सिस मान लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है आपका फ्लोर है, यानी जहां पर आपका रूम में सामान जमीन पर रखा होता है, ये वो जगह है, ये ओरिजिन है। दोनों में से इस फ्लोर में दोनों में से किसी भी एक एज को आप एक्स, किसी भी एक एज को वाई मान सकते हो। तो ये पॉइंट तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई प्लेन, ये जो आपको ये वाला प्लेन जहां मैंने एफ लिखा है वो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे लिखा भी है एक्स वाई। बस एक्स आपको यहाँ से ऐसे ऐसे मेजर करके यहाँ सीधी एक लाइन मिलानी है ऐसे ये, और वाई आपको यहाँ से ऐसे ऐसे मेजर करके यहाँ सीधी लाइन मिलानी है। तो ये फ्लोर पर जो आप देखोगे ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया है एक्स वाई प्लेन में। और अगर आपने यहाँ से ज्वाइन किया एक वेक्टर ये यहाँ, सॉरी दोबारा बनाते हैं, इसे हटा देते हैं, ये यहाँ आपने ये ज्वाइन किया वेक्टर, तो ये 2 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर होगा, जिसका रिजोल्यूशन करना आपको सिखा दिया है। एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाते हैं, तो ये एक्स कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा होता है, वाई कंपोनेंट
होता है, एक्स कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा होता है और वाई कॉम्पोनेंट होता है आर साइन थीटा। ये सब आप कर चुके हो, बस ये 3D ना होके 2D में आपको ग्राफ जैसा बनाते हैं वैसा दिखाया था। लेकिन यहाँ एक्स वाई प्लॉट करने के बाद वही ये रूम बिल्कुल आपको रूम जैसा दिखे रहा है बिल्कुल। इसमें आप जेड एक्सिस को भी अगर पॉइंट्स लेते हो यहाँ और इसकी स्ट्रेट जैसे यहाँ से सीधा ऐसे जेड एक्सिस यानी फ्लोर से हाइट पर पहुँचने के बाद इसको यहाँ ज्वाइन करते हो, तब आपका ये 3D वेक्टर बन जाता है। इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों हैं। और अब आपके पास 3 अलग अलग प्लेन्स भी हैं, 3 अलग अलग प्लेन्स हैं, दिखाते हैं आपको। ये जो F जहां लिखा है ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन है। इस वाली वॉल पर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना होगा तो आप y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ले लो और z एक्सिस के कोऑर्डिनेट ले लो, तो आप इस दीवार पर yz प्लेन कहा जाएगा इसको। देख रहे हो यहाँ x की वैल्यू 0 है और y और z के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और इस दीवार पर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना होगा तो आपको x और z के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये रहे x के कोऑर्डिनेट और ये रहे z के कोऑर्डिनेट, तो इस दीवार पर xz प्लेन कहलाएगा। तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से 3 प्लेन बन गए। जहां xy प्लॉट होगा वो xy प्लेन, जहां yz प्लॉट होगा वो yz प्लेन, प्लेन माने सरफेस, सतह, ये दीवार एक सरफेस है, एक सतह है। और जहां xz प्लॉट होगा वो xz प्लेन है। अब फिर से जो आपका 3D वेक्टर बनेगा वो कहां पर बनेगा, वो बनेगा यहां पर। ओरिजिन से आपको हटा देते हैं, ओरिजिन से आपको ज्वाइन करना होगा यहां। अब फिर से समझ लें, ये जो एरो बना है ओरिजिन से जिसका नाम मैंने आर रखा है, ये इस वॉल पर नहीं बनाया है, ये हवा में है। जो इस हवा में पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर रहा है। वो तो हम क्योंकि बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पर दिख लग रहा है कि ये बोर्ड पर है, लेकिन आप इमेजिन कर लो आपके कमरे में हवा में कोई पॉइंट है, उसको अगर आप ज्वाइन करोगे ओरिजिन से तो एक डायगोनल जैसी लाइन आपको दिखाई देगी। अब इससे अगला एग्जांपल देखें। इसमें भी ये एक रूम जैसी चीज है जो क्यूब शेप में या क्यूबॉइड शेप में शो की गई है, और यही वही रूम का एक कॉर्नर है। ये नीचे ये वाला जो रूम का फ्लोर है, ये वाली पीछे एक वॉल है, ये एक और पीछे वॉल है। ये जो एज है वही एक्स एक्सिस, ये जो एज है वही वाई एक्सिस, और ये जो एज है जेड एक्सिस। और अब आपका रूम का इस कॉर्नर के डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में तो पॉइंट प्लॉट करते तो यहाँ आता, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट प्लॉट करते तो यहाँ आता, वो जो इस फ्लोर पर होता। लेकिन अब आपने ये इतनी हाइट भी प्लॉट कर दी है जो कि जेड कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पी को जब आप एरो से ज्वाइन करेंगे और इसे आर से डिनोट करेंगे इस वेक्टर को, तो ये इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर हमेशा कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को कहते हैं। ये भी पोजीशन वेक्टर था, लेकिन ये 2 डायमेंशन में था क्योंकि इस पॉइंट के सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे। ये भी पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में है क्योंकि इस पॉइंट को जिसको इसने ओरिजिन से ज्वाइन किया है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है जी बात। तो अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D का माइंड में अच्छी तरह फीड कर लेना है
क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना तो कहीं पाओगे ही नहीं, हवा में लाइन तो खींच नहीं सकते, सिर्फ देखकर इमेजिन ही कर सकते हो। कॉपी पे तो पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, लेकिन वो 2D। पॉइंट प्लॉट कर सकते हो किसी कॉपी, किताब, बोर्ड पर, जमीन पर, 2D। हवा में पॉइंट प्लॉट करोगे भी तो हवा में आप क्रॉस बनाओगे तो आपको दिखेगा थोड़ी, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने बच्चों को एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर रूम में एक मक्खी उड़ रही है, जमीन पर नहीं है, उड़ रही है, तो उस मक्खी के पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। ये मैंने मोशन इन 3 डायमेंशन में बच्चों को एग्जांपल भी दिया था। तो अब 3D सिस्टम अच्छी तरह समझने के बाद हम आगे चलते हैं। ये आपका एक मैंने बना दिया है रियल टाइम एग्जांपल 3D कोऑर्डिनेट्स का। इसमें यही एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो ज़मीन पर होंगे और जेड कोऑर्डिनेट ज़मीन से ऊंचाई पर होगा। और मैंने एक पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट प्लॉट किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं और अलग कलर्स से आपको याद रहे। देखिए एक्स एक्सिस का कलर रेड है, वाई एक्सिस का कलर ब्लू है और जेड एक्सिस का कलर ग्रीन है। और पहले 4 और 5, ये पॉइंट जो प्लॉट किया गया है ये 4 और 5 है यहाँ पर। और उसके बाद जेड एक्सिस में भी ऊंचाई 5 है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स लिए है, ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में है। ये जो पॉइंट प्लॉट हो गया है, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं। और अब मैं ओरिजिन से एक एरो बनाकर इसको ज्वाइन करता हूं। ये मैंने एरो बनाकर ज्वाइन कर दिया पॉइंट P को, और इसीलिए मैंने ब्लैक बना दिया है इसको कि बाकी किसी कलर से कंफ्यूज ना हो जाएं, ये अलग ही दिखना चाहिए। तो ये R जो है वो पोजीशन वेक्टर है इन 3 डायमेंशन, और जिस पॉइंट को ये ज्वाइन करता है उसके ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब आज आपको दिखाते हैं कि किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर को, जिसके पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन के पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं। तो ऐसा करने के लिए, इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले मैं बच्चों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है, ये जो आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है, ये बचे हुए वेक्टर पोर्शन की सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज जानकारी है और आगे पूरे फिजिक्स और पूरे मैथमेटिक्स में ये बहुत काम आती है। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह फीड कर लें। आज के बाद कहीं भी स्मॉल आई, ये स्मॉल आई है और उसके ऊपर ये कैप लगी दिखाई दे रही है, ये कहीं पर भी आपको ये अल्फाबेट विद कैप दिखाई दे, स्मॉल आई, तो आपको पहचान लेना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 1 होती है। लेकिन आई के बारे में स्पेशल बात यह है कि है तो ये यूनिट वेक्टर यानी वैल्यू तो इसकी 1 है, लेकिन ये है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी और उसका डायरेक्शन होगा हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि यूनिट वेक्टर में वैल्यू 1 होती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। और नॉर्मल कोई यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, डायरेक्शन वॉट एवर इट इज, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई अगर लिखा है और उसके ऊपर कैप लगी है तो इससे ये कंफर्म होना चाहिए, कंफर्म कर लें कि ये सिर्फ उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, और इसको पढ़ते हैं आई कैप। ठीक उसी तरह
जे अल्फ़ाबेट लिखा है, आई जे के तीनों अल्फ़ाबेट लिखे हैं। जे अल्फ़ाबेट जहां पर आप लिखा देखें, ये ऊपर कैप भी लगी होगी उसके साथ हमेशा, तो वो भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा अलोंग वाई एक्सिस। और के स्मॉल आई स्मॉल जे स्मॉल के, उसके ऊपर जो कैप लगी है वो भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा अलोंग जेड एक्सिस। याद रखना उतना मुश्किल नहीं है, आई जे के एक्स वाई जेड ये ऑर्डर है। जैसे एक्स वाई जेड अल्फाबेट में इस ऑर्डर में चलते हैं, ऐसे आई जे के भी उसी ऑर्डर में चलते हैं। तो आज के बाद एक जानकारी याद रखें, आई कैप पढ़ते क्या है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, j cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis। अब बच्चों को एक बात मैंने बताई थी जो यहां पर मैं याद दिला दूं कि अगर आप किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलता है क्या, यूनिट वेक्टर। ये अच्छी तरह एग्जाम्पल देके मैंने बच्चों को सिखाया था, पुराने लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। यूनिट वेक्टर टॉपिक जहां पर पढ़ाया था वहां पर ये बताई गई थी बात, और बताया था ये बहुत काम आएगा 12th क्लास में भी। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पूरा वेक्टर मिल जाता था, यानी ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू करके पूरा वेक्टर आएगा। डिवाइड करके अगर यूनिट वेक्टर मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करके कंप्लीट वेक्टर मिलेगा, और उसका मैंने एग्जांपल बताया था, ये मैग्नीट्यूड है, एग्जांपल बताया था मैग्नीट्यूड में 5 और यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करा था 1 न्यूटन ईस्ट। 1 न्यूटन में 1 तो फोर्स है, मैग्नीट्यूड 1 है और ईस्ट उसका डायरेक्शन है, तो ये 1 न्यूटन ईस्ट एक यूनिट वेक्टर है जो ए कैप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और 5 मैग्नीट्यूड है, तो 5 1 जा 5, 5 न्यूटन ईस्ट, ये पूरा वेक्टर मिल गया था हमें। आप ए से रिप्रेजेंट करो, एफ से रिप्रेजेंट करो, किसी से भी करो। तो ये दो जानकारियां आपको काम आएंगी इस आर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में। पहली जानकारी, आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस होता है। और अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा वेक्टर बन जाता है। ये दोनों जानकारियां कैसे काम आती हैं आए देखें, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सबसे पहले इस आर वेक्टर को देख रहे हैं जो मैंने पी पॉइंट को ज्वाइन करके बनाया है, जो पोजीशन वेक्टर है इस पी पॉइंट का, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 5 और 5 दिए गए हैं। अब इसमें 4 तो एक्स कोऑर्डिनेट है, 5 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, और दूसरा 5 जो ग्रीन कलर से है वो जेड कोऑर्डिनेट है। अब आपको ये पता चल चुका है कि एक्स में वेक्टर की वैल्यू 4 है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर की वैल्यू 4 है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो आपको ऐसे लिखना है 4 आई कैप, इस आर वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू और साथ में आई। तो ये 4 आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 तो मैग्नीट्यूड, और आई बता रहा है किस डायरेक्शन में, क्योंकि आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और आई का खुद का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 4 से मैग्नीट्यूड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, लेकिन आई से उसे डायरेक्शन मिल जाएगा जो कि एक्स की तरफ है। अब आगे लिखा है 5 जो y की तरफ है, तो आपको साथ में लिखना है प्लस 5 j। 5 आया है मैग्नीट्यूड के लिए और j आया है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। और j क्यों आया है, क्योंकि वो डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। और साथ में प्लस
अगला है 5, कुछ और भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर 5 ही है, वो z के अलॉन्ग है तो साथ में आ जाएगा 5k। और जैसा कि आप बच्चों को पता ही होगा, ये कोऑर्डिनेट्स x, y और z जो होते हैं वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। अगर ये जैसे x बना हुआ है, इसके ऑपोजिट यहाँ मैं एक लाइन खींच दूं, मैं खींच के दिखा देता हूं, रेड कलर से ही करेंगे जिससे कि बच्चों को पता चल जाए। रेड कलर से कर रहे हैं जिससे बच्चों को पता चल जाए। ये रहा। तो मैं यहां से अगर बना दूं तो ये जो बनेगा x के जस्ट ऑपोजिट, इस पर जितने पॉइंट आएंगे वो x डैश यानी सारे माइनस में आएंगे, -1, -2, -3 ऐसे। ये जो y एक्सिस बना हुआ है उसके ऑपोजिट अगर बना दिया जाए तो यहां पर एरो बनेगा ये एग्जैक्ट y एक्सिस के ऑपोजिट जो दिख रहा है ये y एक्सिस का नेगेटिव होगा, इस पर y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स प्लॉट होंगे। और अब z एक्सिस भी दिखा देते हैं बच्चों को। ये लो जी z एक्सिस, अगर z एक्सिस के ऑपोजिट बना दें ये यहां पर दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं। ये लो जी, ये और सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें अच्छा वाला पेन। ये z एक्सिस के ऑपोजिट बना दिया मैंने, बिल्कुल दिख रहा है सीधा ऑपोजिट। तो ये z डैश और यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो z के नेगेटिव आएंगे सारे। तो आप यहाँ कहीं पॉइंट प्लॉट करेंगे तो माइनस में कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ वगैरह कहीं पर, और इस जगह ये जो दिख रही है ये जगह, इसके अलावा अगर किसी और प्लेन में पॉइंट प्लॉट करोगे या और किसी एरिया में पॉइंट प्लॉट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आए प्लस या माइनस, उन कोऑर्डिनेट्स का साइन तो एज इट इज रखा जाएगा। अगर y का या x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहीं प्लॉट होके माइनस में आ रहा होता तो यहाँ -4 लिख देते। तो उसी तरह आपको जो भी x y कोऑर्डिनेट एक तो लिखने हैं और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के साथ i लिखना है हमेशा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू के साथ j लिखना है हमेशा, और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू के साथ हमेशा k लिखना है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, i j k में मैग्नीट्यूड तो 1 है तो मल्टीप्लाई करने पर 4 को 1 से कुछ नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन मिल जाएगा क्या, x एक्सिस। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा वेक्टर देखने को मिले जिसमें कोई नंबर के साथ आई, बीच में प्लस माइनस, फिर नंबर के साथ j, बीच में प्लस माइनस भी, माइनस भी हो सकता है, अभी समझाया मैंने, और फिर नंबर के साथ k, ऐसा कोई वेक्टर देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये जो भी वेक्टर है, r से डिनोट करा जा सकता है या किसी और अल्फाबेट से भी, ये जो भी वेक्टर है वो वेक्टर ओरिजिन से एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ओरिजिन से एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। कोऑर्डिनेट्स को मैं सर्कल कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, i के साथ जो लिखा है वो x कोऑर्डिनेट है, j के साथ जो लिखा है वो y कोऑर्डिनेट है, और k के साथ जो लिखा है वो z कोऑर्डिनेट है। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो एक लाइन दोबारा बोल रहा हूँ कि आई जे के की फॉर्म में कोई वेक्टर दिखाई देता है तो उसका मीनिंग समझ जाना कि एक ऐसा वेक्टर बनाया है जो बना है ओरिजिन से किसी ऐसे पॉइंट तक जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, कलर से लिखते हैं जिससे उनकी पहचान हो। एक्स कोऑर्डिनेट कौन से कलर से लिखा हुआ है? एक्स रेड से। वाई कोऑर्डिनेट कौन से कलर से लिखा हुआ है? ब्लू से। और जेड कोऑर्डिनेट कौन से कलर से लिखा हुआ है? ग्रीन से। यानी जनरल टर्म यानी जनरल फॉर्म में आर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बात, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया और इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है वो भी सीख लिया। 3D पोजीशन वेक्टर सीख लिया। आई जे के क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, वो सवाल है ये, आर वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन अगर है तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है ये क्या चीज है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो उसके लिए फॉर्मूला बताएंगे, सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने 2 डायमेंशनल में भी यूज किया था कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर था जिसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे तो मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया था। ये पीछे कराया जा चुका है। तो जब 2 डायमेंशनल के मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और अंडर रूट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये भी वही है, बस ये 3D में आ गया तो इसमें z कोऑर्डिनेट भी आ गया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस वाले वेक्टर का, ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, ये वेक्टर का जनरल फॉर्मूला है पूरे वेक्टर का, ये उसके मैग्नीट्यूड का जनरल फॉर्मूला है। लेकिन एग्जाम्पल जो लिया है हमने 4 5 5, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो ये मैग्नीट्यूड होगा आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 16 प्लस 25 प्लस 25 ऐड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और आखिरी चीज और बता देता हूं, इस क्लास के लिए आखिरी जानकारी, इस क्लास की आखिरी जानकारी ये है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए ये जो है ये पूरा आर वेक्टर है 3D में, ये जो है ये उसी आर का मैग्नीट्यूड है, और अब आपसे पूछा जा रहा है उसी आर का यूनिट वेक्टर, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जो आपको सिखाया गया है कि किसी भी पूरे वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाता है। यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मैग्नीट्यूड 1 रह जाता है, डायरेक्शन जो है वही रहता है। तो आर वेक्टर आपके पास है ही 4i प्लस 5j प्लस 5k, उसको ये जो आंसर आएगा उससे आप कर दो डिवाइड, तो जो भी आपके पास बचेगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो ये जो आपको आज जानकारी दी गई है
ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और थ्योरेटिकली जो अब सीखने वाली बात इसमें बच गई है वो सिर्फ वेक्टर का प्रोडक्ट बचा है, और वेक्टर का प्रोडक्ट सीखने से पहले ये जानकारी होना ज़रूरी है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं एक्स वाई जेड वाले, 3D में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, और फिर उसका भी यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि अगर आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाला तो वो क्या आएगा। उसके लिए मैं इस वाली जानकारी को फिलहाल हटा देता हूं और ये फाइनली सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी आखिरी में क्लियर हो जाए, और फिर अगली क्लास में बच्चों को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जा सके, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया जा सके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखता हूं आर कैप इज इक्वल टू, आर पूरा वेक्टर लिखा जाएगा यहाँ 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय क्या करना है, अंडर रूट 16 प्लस 25 प्लस 25 50 हो गए, 50 और 16 कितने हो गए 66। तो ये आपके पास यहाँ नीचे लिख रहा हूं आर कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 66 आ गया, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो आर कैप इज इक्वल टू 4i कैप अपॉन अंडर रूट 66 प्लस 5j कैप अपॉन अंडर रूट 66 प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 66। अब बच्चों को देखने में ये नहीं लग रहा होगा कि ये यूनिट वेक्टर है, देखने से कहाँ पहचान हो रही है, देखने से तो कोई पहचान नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी इस आर कैप का भी मैग्नीट्यूड निकालें, तो आपको करना पड़ेगा अंडर रूट ये इतनी चीज आई के साथ जो लिखी है, आई छुप गया था इसलिए हटा दिया मैंने, इतनी चीज जो आई के साथ लिखी है वो है x, इतनी चीज जो j के साथ लिखी है वो है y, और इतनी चीज जो k के साथ लिखी है वो क्या है z। अगर आप 4 अपॉन अंडर रूट 66 यानी x का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 66 यानी y का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 66 यानी z का भी स्क्वायर करोगे, जो कि मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो इसको सॉल्व करने पर देखना आपकी r की जो वैल्यू है, r कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो 1 ही आएगी। ये एक बार बच्चे अपनी कॉपी में चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर इन 3D एंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x, y और z के अलोंग यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, रिप्रेजेंटेशन बता दिया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वायरेक्शन सब कुछ। इस क्लास को अच्छी तरह रिवाइज कर लें, ध्यान से देखें, बार बार देखें, इसकी बारीकियों को नोटिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं,
जल्दी ही आपको न्यूमेरिकल्स भी सेंड किए जाएंगे, बीच के बचे हुए पोर्शन जिनके सेंड नहीं किए गए हैं। हम वेट कर रहे थे कि 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं तो हम उसके न्यूमेरिकल्स बच्चों को सेंड करें। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।